हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि नीट के कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कौन सी क्लास होगी? आज होगी नीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। तो मैंने इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं। कोशिश करते हैं कितना होता है 1 घंटे के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। आगे चलते हैं, अपने जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। आई थिंक पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली होगी और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन की ओर चलूंगा आप भी और कॉपी और पेन लेके साथ मेरे साथ बैठोगे, ताकि पहले आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, बाद में मैं सोल्व क्या करूंगा, सॉल्यूशन में बता दूंगा। जो क्वेश्चन नीट में 2023 से लेकर पहले की ओर चलते हैं, मतलब न्यू टू ओल्ड की ओर चलेंगे, तो जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उसकी सीक्वेंस भी यही रहेगी, न्यू टू ओल्ड की ओर। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और कहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हो। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बार बार कहां से रिपीट हो रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अपना जो एक इन्फॉर्मेशन देनी है, देखो इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप इजीली के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? यूट्यूब पे जो क्लासें मिलती हैं उनके लिंक और उनके डीपीपी के क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको मिलेंगे इजीली के ऐप पर। इजीली ऐप का मतलब जैसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां मिलेगा आपको इजीली लर्न विद स्माइल नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा। जैसे ही उस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर आप मान लो नए हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है, यहाँ पे आपको जेंडर टाइप करना है, उसके बाद आपका लोकेशन जो है वो आपको टाइप करना होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसके, आपके मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है। और जैसे ही इसे वेरीफाई विद ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जैसे आप फिल कर लोगे तो फिल करने के बाद जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने दिखेगी। वो कैसी है? इस प्रकार की। ये स्क्रीन में क्या है, देखो हम किसकी प्रिपरेशन करवाते हैं? कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम, जैसे IIT है, नीट है, बैंक है और SSC है। साथ में हम 11th और 12th की जो बोर्ड है एग्जाम है, RBSE है, CBSE है या अदर जो भी हैं कौन से बोर्ड हैं उनकी भी हम यहाँ करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ में एक CUET का एग्जाम लगता है, मतलब किसके लिए? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन भी हम यहाँ करवाई जाती है। चलें आगे की ओर। इसमें साथ में अभी जो प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्या है, कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो जैसे कौन कौन सा बैच चल रहा है? तो CBSE के लिए बैच चल रहे हैं, उदय बैच चल रहा है, शिखर बैच चल रहा है, प्रारंभ और टॉपर। प्रारंभ और टॉपर तो देखो, प्रारंभ चल रहा है 11th के लिए, टॉपर चल रहा है 12th क्लास के लिए। ये जो कि किसके हैं? साइंस के या नीट के स्ट्रीम या बोर्ड के हम बात करना चाह रहे हैं उसकी क्लासेज। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? टॉपर्स बैच पढ़ रहे हैं। टॉपर्स बैच की फीस कितनी है? 8,999 रुपीज। बट जैसे ही हम फ्री इजिली अगर कूपन का यूज करते हैं तो यहाँ पे 8 टू काट के तो क्या हो जाएगा, लगभग 2000 से ज्यादा वीडियो आपको मतलब सब्जेक्ट के यहाँ मिल जाते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। चलें, अपना टॉपिक क्या है? नीट पीवाईक्यू एंड एम्स। ठीक है, तो चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, ये क्वेश्चन आया था, कब आया था? नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया है। कहां आया है? नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब क्या है, नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वन इज लेबल्ड, उसको इसमें से एक को हमने क्या नाम दे दिया? असर्शन, दूसरे को क्या नाम दे दिया हमने? रीजन नाम दे दिया। तो इसमें से हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट पहले तो चेक करना है सही है और सही है या गलत है। अगर सही है तो दूसरा वाला क्या उसका रीजन सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये मैं आइडेंटिफाई करना। चलिए पहली बात करते हैं असर्शन के लिए। अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किसी रिएक्शन को पूरा होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ मान लो मैंने ये ऐसे बना दिया, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये हो गई कौन सी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्या हो गई अपने पास? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। और ये वाला पोर्शन है कौन सी होगी? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें बताता हूं क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ध्यान रहे। जब एक्टिवेशन क्या होगी?
जीरो नहीं होगी तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलो पहले ऑप्शन में चलेंगे। देखो क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, क्या है सेकंड ऑप्शन ही, क्या है थर्ड ऑप्शन ही, क्या है फोर्थ ऑप्शन। तो हमें क्या ढूंढना है कि ए रॉन्ग होना चाहिए। तो चले, ए फॉल्स मिल रहा है पहला ऑप्शन, इसमें बोल रहा है दोनों ट्रू हैं तो ट्रू नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन ए आर ट्रू, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ए इज ट्रू, ट्रू नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपके सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब क्या है रॉन्ग है। चलिए दूसरा वाला रीजन पे देख लेते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मैंने बताया था जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई थी मैंने किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी होती है और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उसमें एक रिलेशन बताया था मैंने। तो ये बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाती है तो उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ये था नीट 2023 का क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो आगे, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट क्या लिखी हुई है, रेट लिखी हुई है RATE इक्वल टू K A की पावर 2 और B की पावर 1। इसने बोला when the initial concentration of A is triple, अगर मान लो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A की अगर मान लो ट्रिपल कर दूंगा और B को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट A की रख लिया। क्या बोलना चाह रहा है, B को कांस्टेंट कर दिया, A की कंसंट्रेशन को हमने ट्रिपल कर दी। जब उसको ट्रिपल कर देंगे तो क्या इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पे। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू K इंटू 9 A² और B1। तो क्या हो जाएगा, देखो रेट पहले ये वाली रही, मान लो इसको कर दो, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दे दिया क्या इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, क्या करना है आपको पता है, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो करें तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू 9 A² B1 अपॉन K इंटू क्या हो जाएगा A² और B1 कैंसिल कर दो, कितना हो गया 9 टाइम बढ़ गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 9 गुना बढ़ जाती है। तो देखो इसमें ऑप्शन कहीं मिलता है क्या, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ द 3, मतलब 3 गुना बढ़ जाती है, नहीं साहब नहीं बढ़ती। डिक्रीज 9 गुना कम हो जाती है, नहीं होती साहब। इंक्रीज बाय फैक्टर 6 गुना बढ़ जाती है, नहीं। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, बिल्कुल 9 गुना तो बढ़ रही है, ये तो मैंने बताया था कि 9 गुना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो यही क्या है आपका ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे इजी क्वेश्चन भी कोई नीट में आते हैं क्या, बिल्कुल साहब ये नीट के क्वेश्चन है, अपने मन से थोड़ी क्वेश्चन बना रहा हूं। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा है, मतलब 99% उसी में से ही क्वेश्चन आना है, उसी में से ही आएगा, दूसरी कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट के बात की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे ना, नीट की और बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो आपको पूरा फोकस उसी थ्योरी को दोबारा देखना है, ज्यादा लेक्चर नहीं है, 9 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। तो 9 लेक्चर तो कम से कम आपको एज इट इज ऑन टिप्स याद होने चाहिए। अगर ऑन टिप्स आपको याद नहीं होते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। मजबूत कैसे करोगे, बार बार रिपीट करके और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 3 रेट लो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर फर्स्ट ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कहना ये चाह रहा है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ये चारों में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा क्या करता है, फॉलो करता है रेट लो। चलिए बात करते हैं, पहले बात करता हूं। पहला दिया हुआ ये, इनकी पावर हो गया मान लो x और y मान लो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू K A की पावर x और B की पावर y। तो हम जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां लिख देता हूं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है x प्लस वाई कर दो साहब, क्या कर दो, x प्लस वाई कर देना है। तो x प्लस वाई करो, देखो इसमें क्या है, इसकी पावर कितनी है 0, इसको x, इसको क्या मान लिया y। तो क्या लिखा मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस के 2 इक्वल टू 2। मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर। हमें कौन सी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा चलते हैं,
देखो यहां क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कौन सा हो गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। हमें ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो फर्स्ट ऑर्डर ढूंढनी है। चले तीसरे पे, x की वैल्यू कितनी है? हाफ, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो 3 लिखा मैंने क्या? x प्लस वाई इक्वल टू हाफ प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया इसका एलसीएम? एलसीएम आ गया 2। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। हमें तो फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, 2.5 थोड़ी चाहिए। तो मतलब बचा कौन सा? 4। तो 4 तो लगा ही देना है। आंसर कौन सा हो गया? 4 हो गया। निकालना भी सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो 4 आ गया x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? माइनस के हाफ, और साथ में y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/2। एलसीएम कितना आया साहब? 2 माइनस के 1 प्लस 3 कितना आएगा? 2/2 इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए था? 1 ही तो चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास आंसर उसका मिल गया है। तो चले, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, तो आप तो आराम से कर ही लोगे। चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? देखो फैक्टर फॉर रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन है, हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दो। कैसे करेंगे? हमें पता है, मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या लिखा हमने इसको? माइनस के 1/3 dA/dt इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा? 1/2 dB/dt। ये क्या आ गया इसका? मैंने स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ये साहब क्या पूछ रहे हैं कि हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ विथ बी, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो कुछ नहीं करना, हमें ये वैल्यू निकालनी है। बाकी बचे क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दो क्या हमने? क्या है देखो, तो कैसे करना है अपने को सोल्व इसको? हमें लिखना है dB/dt, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? माइनस के 2/3 dA/dt। देखो कहीं मिल रहा है क्या? माइनस के 2/3 dA/dt मिल रहा है क्या? देखो यहां क्या है? माइनस के dA/dt, मतलब ये नहीं है। माइनस के 3/2, मतलब 2/3 चाहिए था, ये भी नहीं है। माइनस के 2/3 dA/dt, बिल्कुल साहब ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? dA/dt, जो कि नहीं है। तो हमारा आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इससे ज्यादा मैंने हार्ड लेवल पे आपको बता दिया है कि स्टाइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। तो आपको ये तो क्वेश्चन कैसे लग रहे होंगे? जैसे कि नाउ क्या है, छोटे बच्चे जैसे, मतलब बच्चों को जैसे क्वेश्चन देते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन नहीं, जो कि किस में आते हैं? नीट के एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। इसमें टी क्या है? कांस्टेंट दिया हुआ है, और y और x के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो ध्यान रहे किसमें नाम क्या आ रहा है? एक तो जीरो ऑर्डर के लिए आ रहा है। तो देखो जीरो ऑर्डर के अंदर एक चीज, पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ये देखना है कि हाफ टाइम दिया हुआ है या हाफ टाइम दिया हुआ नहीं है। अगर हाफ टाइम नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या आता है? रेट लो आता है, x इक्वल टू KT। कितना आएगा? x इक्वल टू KT आएगा। अब ये बोलना चाह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि y क्या होगी? रेट होगी। y क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। y क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी। और y क्या होगी? रेट होगी। क्या है? देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो y क्या होगी? रेट होगी, या y क्या होगी? या कंसंट्रेशन होगी। तो देखो रेट का तो मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं। और x क्या हो गया? टाइम होता है। x यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है, और x यहाँ क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो हमें ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ किसका बन सकता है साहब? अगर मैं x क्या है यहाँ पे, x क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है, जो मतलब जो बनती है। तो ये अगर मैं दोनों के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो क्या आएगी? देखो इसमें सिंपल सी बात करता हूं, यहां आएगा फॉर्मूला अपने पास y इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड कर ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू यहां आएगा कंसंट्रेशन, और ये क्या आ जाएगा नीचे? टाइम। मतलब टाइम बढ़ने पर कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। देखो इधर केवल टाइम बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन उतनी की उतनी है। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 1 को उड़ा दो और 4 को उड़ा दो। बचे कौन से? जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो पहला ऑप्शन तो अपने को मिल गया। चलें दूसरा क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का हाफ टाइम दिया हुआ है साहब। देखो मतलब फर्स्ट ऑर्डर का क्या दिया हुआ है? दोनों के अंदर हाफ टाइम दिया हुआ है। तो हाफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? कि किसके लिए था? जीरो के लिए। तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए,
तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है हाफ टाइम, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ऐसा ग्राफ किसके बीच में आएगा, ऐसा ग्राफ किसके बीच में आएगा, देखो इधर रेट कांस्टेंट के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। तो x तो कंसंट्रेशन क्या होगी कि नहीं होगी, x कंसंट्रेशन और t क्या हो जाएगा टाइम, टाइम बढ़ेगा लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन, चलो देखें रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। देखो इधर चलते हैं, यहां बात करते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, t हाफ है, एक तो ये मिल रहा है, एक y इक्वल टू रेट कांस्टेंट मिल रहा है। तो टाइम अगर मैं इसको लिख दूं, y लिख दूंगा t हाफ, टाइम नहीं बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, y को अगर मैं रेट कांस्टेंट मान लेता हूं, क्या मान लिया मैंने, y को रेट कांस्टेंट मान लिया, और यहां लिख दिया मैंने क्या, एक और ग्राफ बनाता हूं, यहां मैंने लिख दिया क्या k, और x लिख दिया मैंने क्या, कंसंट्रेशन, x क्या लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन लिख दिया। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर k की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको मतलब क्या पढ़ाए थे, इंटीग्रेटेड रेट लो पढ़ाए थे, जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के। तो मैंने उनके ग्राफ भी बनाए थे, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत क्या है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए ज्यादा फोकस हमें क्या करना है, थ्योरी पे फोकस करनी होती है। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई एक रिएक्टेंट है, किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है साहब, 0.1 दी हुई है। इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है दी हुई है, 0.001 दी हुई है। 5 मिनट में इसको टाइम लग रहा है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में निकालनी है। तो देखो कौन सा है, ये है साहब फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लो क्या होता है, KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस x क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे ही आगे बढ़ना होता है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे सामने आ गया, हमें क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, k पूछ रहा है। तो देखो 2.303 टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट, तो ये लिख दिया 5 log 10 की बेस a की कितनी थी, प्राइमरी कंसंट्रेशन 0.1 है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001 है। कोई दिक्कत नहीं। हम मैंने क्या किया, यहां से एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दिया, तो पॉइंट कहां आ गया, 2 के बाद पॉइंट बच गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साहब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर माइनस के 2। चलते हैं आगे सोल्व करते हैं। k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 10 की बेस 10 की पावर क्या कर दिया मैंने, उसको ऊपर भी ले गया, तो साथ में आ गया 10 की पावर प्लस की 2। तो देखो अगर इसको सोल्व करना होता है तो मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, इसको सोल्व करूंगा मैं, देखो क्या लिखा हुआ मेरे पास, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 10 की बेस 10 की पावर 2। तो देखो इसके फॉर्मूला किसका हो गया, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास 10x की पावर n। तो इसको क्या लिखते हैं हम, n इंटू log 10 की बेस x। तो इसके लिए ऐसे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, इंटू 2 log 10 की बेस 10। तो जब log 10 की बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है साहब, इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो गई log 10 की बेस 10 की, तो हमें क्या करना है, आगे सोल्व करना है। तो क्या आ गया, k इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से किया तो कितना 6, 0, 2 को 3 से किया तो 6 पॉइंट, 2 को 2 से किया तो 4 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड कर दो साहब, लोग मैं अलग से कर देता हूं इसको, 0 पॉइंट कितना 45, 9 बार गया तो कितना बच गया, 1 0, 2 टाइम 10 0 6 और 1, 0.921 क्या आ गया आंसर हमारे पास, 0.921 आ रहा है। देखो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या 0.921, देखो 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 0.2303 गलत, 1.3818 गलत, 0.921 बिल्कुल सही। 4 ऑप्शन बिल्कुल क्या है गलत। तो हमारे क्या है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन का काम है। कैलकुलेशन सही है आपकी तो आराम से क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो फॉर द रिएक्शन टू ए, कोई चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, तो रेट क्या है इसकी, के ए स्क्वायर, रेट इक्वल टू क्या है, के ए का स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए की कंसंट्रेशन को क्या बोलना चाह रही है कि डबल कर दो साहब, डबल कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर लिखते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 4 गुना बढ़ जाएगी तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, डबल नहीं होगी साहब, 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ए तो गलत हो गया, जहां भी ए आ रहा है वो तो ऑप्शन ही नहीं है, जहां ए आ रहा है वो तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे, 2 बचे अपने पास। डी में देखो, डी में रेट ऑफ रिएक्शन ऑन विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम, 4 गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल डी सही, बिल्कुल करेक्ट है, तो डी बिल्कुल सही है, तो दोनों में डी आ रहा है। अब बी और सी में से फाइनल करना है, रेट कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, हाउ योर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती। और दूसरा, और सी क्या बोलना चाह रहा है, सी बोल रहा है रेट कांस्टेंट विल चेंज, मतलब चेंज हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब अनचेंज रहता है साहब, अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी कहां मिल रहा है साहब, ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपको लगा देना है, इतना सोचना ही नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो इतनी ज्यादा दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, और आएगी भी नहीं आपको। चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो द प्लॉट ऑफ कर्व log k और 1/t के बीच में, तो फॉलोइंग रिएक्शन ये दी हुई है, तो हमें क्या करना है, उसका स्लोप दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है स्लोप, और हमें क्या करना है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू दी हुई है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो log e की बेस k इक्वल टू log e की बेस a माइनस के EA अपॉन आर टी, ये पढ़ा था। आपने बोला होगा कि आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमने 2.303 पढ़ा था, ये कहां से आ गया। अरे भाई साहब, ई की बेस को चेंज नहीं किया मैंने अभी तक, जब चेंज नहीं करूंगा तो फिर वैल्यू कौन सी बात आ गई भी, तो जब 2.30 इसलिए नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना, कर्व बनाया, तो कर्व बनाया किसके अंदर, log ई की बेस के में, और कर्व किसमें बनाया, 1/t में। तो हमें क्या मिला, एक तो मिला हमें इसका इंटरसेप्ट, कितना मिला साहब, इंटरसेप्ट log e की बेस a, और ये इसका ढाल आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप कितना आया, इसका स्लोप आया साहब हमारे पास माइनस के EA अपॉन आर। तो हमारा फॉर्मूला भी यही है, हमारा फॉर्मूला क्या है, यही बोल रहा है, स्लोप दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके निकालनी है। तो चलो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे साहब, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू माइनस के EA अपॉन आर। स्लोप कितना दिया हुआ है साहब, स्लोप दिया है माइनस के 1.0 इंटू 10 की पावर 4, माइनस के 1.0 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू माइनस के EA निकालना है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई साहब, आर की वैल्यू दी 8.3, ये लो 8.3, माइनस से माइनस उड़ा दिया तो क्या बच गया मेरे पास 1.0, क्या बोल सकता हूं मैं, 1.0 को मैं 1 बोल सकता हूं, तो 1 बोलूंगा तो कितना बच गया यहाँ पे 10 की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना कर दिया मैंने 8.3 इक्वल टू EA। तो क्या आंसर मिल गया अपने पास, आंसर क्या आ गया 8.3 इंटू 10 की पावर 4। देखो ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, 8.3 इंटू 10 की पावर 4 मिल रहा है क्या, देखो यहां 4.0 कैंसिल, 8.3 इंटू 10 की पावर -4 नहीं है, किसमें है, प्लस के 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अप्रोच क्वेश्चन कैसे करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो साहब, the half life of a first order reaction is 2000 year if the concentration of after 8000 year is 0.02 then the initial concentration was। तो देखो इसके एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हाफ टाइम निकालना। तो हाफ टाइम क्या होता है, दिया हुआ है, हाफ टाइम निकाल लो। तो हाफ टाइम क्या होता है, टी हाफ कितना दिया हुआ है साहब, इसने 2000 ईयर दिया हुआ है, तो यहां से के निकालो। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के इक्वल टू क्या आ गया यहां से, टी हाफ, उल्टा बोल दिया, क्या आ गया 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है साहब 2000 है मेरे पास, यहां से के की वैल्यू निकाल लो।
अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लंबा चौड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान लो मैं log kt इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस x से निकालूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। इसको निकालने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका आपको क्या करना है, अलग से ध्यान रखना है। तो देखो कॉन्सेप्ट लगा के मैं लिख देता हूं इसको, कॉन्सेप्ट। तो इसका एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसका इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही नहीं। कैसे नहीं मिलेगा, देखो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है a नोट अपॉन at इक्वल टू 2 की पावर n। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर आपको हाफ टाइम देके फुल टाइम की कंसंट्रेशन पूछ रहा हो तो हमें क्या करना है, उसका हमें कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है फुल टाइम अपॉन हाफ टाइम। कितना होता है, देखो हाफ टाइम में n की फुल टाइम कितना था साहब, हमारे पास था 8000, हाफ टाइम कितना आया साहब, हमारे पास कितना आया 2000 आ गया। कैंसिल करो, कितना आ गया साहब, 4 आ गया। तो यहां लिख दो 2 की पावर कितनी, 4 कर दो। 4 करते क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो a नोट अपॉन 80 इक्वल टू 2 की पावर क्या कर दी 4। 80 क्या है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, तो क्या आ जाएगा a नोट इक्वल टू 0.02 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया साहब, 16 हो रहा है। कितना हो गया, 16 हो रहा है। तो कितना लिखा, 0.02 इंटू 16। तो 16 को अगर 2 से इंटू करूंगा कितना आएगा, 0.32 क्या होगा इसकी प्राइमरी कंसंट्रेशन थी। कितना आ गई कंसंट्रेशन, 0.32 इसकी प्राइमरी कंसंट्रेशन थी। इससे इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप चाहो तो लंबा मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है ताकि इससे इजी क्वेश्चन आपको मतलब जल्दी क्वेश्चन हमारा हो जाए। आप चाहो लंबा मेथड, तो लंबा मेथड क्या करोगे, टी हाफ निकाल के kt इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस में निकालोगे और वहां से एंटी लोगे लेके आप a की कंसंट्रेशन आप निकाल लोगे। वो आप खुद कर लेना, ट्राई कर लेना। अगर नहीं आता तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका ऑप्शन क्या, उसका आंसर क्या करूंगा, डिटेल से बता दूंगा मैं आपको। चले आगे क्वेश्चन नंबर जो भी यहां पर आ रहा है, कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो क्या है, 4a प्लस 3b कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर 6c प्लस 90 में। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c दी हुई है हमें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a दिया हुआ है हमें। पूछना क्या जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंजप्शन इज इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। तो हमें ये निकालना है। चलो पहले इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दूं। तो स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं यहां कर देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू किसके आएगा, माइनस के 1/4 dA अपॉन dt। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, माइनस के 1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो 1/6 dC अपॉन dt, देन dd 1/9 dd अपॉन dt। ये तो हो गया स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन उसको कर देना है। अब जैसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर भी जल्दी से मिल जाएगा। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया हुआ मतलब डीसी अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, डीसी अपॉन dt की वैल्यू गिवन है मैं कितनी, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। चलो साहब, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब डी ए अपॉन डी टी भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। हमें क्या करना है, पहले तो निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर दो, या तो पूरे एक को सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, किसी भी एक को सोल्व कर ले। तो हमें क्या करना है, मान लो डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है तो हम यही सोल्व कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या पता भी है, माइनस के 1/4 डी ए अपॉन डी टी। माइनस केवल डिसअपीयरेंस को डिनोट कर रहा है तो इसको हटा दो, तो 1/4 इंटू डी ए अपॉन डी टी कितना आया साहब, डी ए अपॉन डी टी आया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो लिखा मैंने 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 4 से 4 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 10 की पावर माइनस के 2 आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है, 10 की पावर माइनस 2 कहीं मिल रहा है क्या, 10 की पावर माइनस 2 मतलब या तो हो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये होना चाहिए। तो देखो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, बाकी दो नहीं मिल रहा है, तो मतलब दोनों को उड़ा दूं, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दूं। बचे कौन से, ए और मतलब फर्स्ट और 3 की बात करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी की कंजप्शन की क्या निकाल लो, बी का कंजप्शन भी निकाल दो। रेट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ बी कंजप्शन इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड निकाल दो साहब। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकाल दो इसकी,
तो चलो निकाल दे, अपने क्या दिक्कत है, टाइम लगता ही कहाँ है, हमें टाइम तो लगता ही आज तक ही नहीं लगा, अब कहाँ लगेगा। चलते हैं इसको सोल्व करेंगे आगे। dB अपॉन dt की बात कर रहा हूँ। चले और आगे, एक और पीछे कहाँ आ गया, देखो इधर हमें क्या है, ये तो मिल गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई, रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई साहब, हमें मिल गई 10⁻⁻²। साथ में क्या पढ़ा हमने, हमें क्या निकालना है, 1/3 dB/dt पूछ रहा है साहब। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखे, पहले यूनिट चेक करो, यूनिट क्या बोलना चाह रहा है, मोल और लीटर पूछ रहा है, मोल और लीटर, मोल और लीटर। तो जब मोल और लीटर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, केवल कंसंट्रेशन की। तो कुछ नहीं करो, कंसंट्रेशन निकालनी है केवल। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे साहब, कंसंट्रेशन निकालेंगे, हमें क्या कर दो, इसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर दो। क्या करेंगे, तो dB अपॉन dt, dB हमें निकालना है, dt कितना आ गया साहब, dt दिया हुआ उसने, t टाइम दिया हुआ, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है साहब, तो टाइम आ गया 10 सेकंड, ये 10 1/3 इक्वल टू कितना कर दो साहब, रेट ऑफ रिएक्शन का कितना आया था, 10⁻⁻²। सोल्व करो कितना आ गया, नीचे आ गया 30, ऊपर आ गया dB इक्वल टू 10⁻², उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, dB इक्वल टू 30 गुणा 10⁻²। 30 इंटू 10⁻², कहीं मिल रहा है क्या साहब, 30 इंटू 10⁻², ये है मिल रहा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक ही वैल्यू दे दी कि एक ही रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक ही डिसअपीयरेंस की वैल्यू कितनी है साहब, उसने दे दी डीसी की वैल्यू, मतलब सी की रेट, मतलब क्या है, सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दी हमें। तो इजी है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और बी की कंसंट्रेशन निकालना, आराम से होता है, क्यों नहीं होगा, कितने ही क्वेश्चन कर लिए हमने। चले आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, देखो, फॉर रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दी हुई साहब, -4.2, मतलब साफ एनर्जी बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एनर्जी आउट जा रही है, और जब भी आउट जाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक वाला। कैसा बनेगा, एक्सोथर्मिक वाला। और एक्सोथर्मिक कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रिएक्टेंट, और ऐसा बनता है क्या, प्रोडक्ट। ये रेट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ग्राफ बनेगा ऐसा, मतलब रिएक्टेंट ऊंचा आएगा। ऊंचा कहां मिल रहा है, देखो इसमें बराबर आ रहा है, इसमें रिएक्टेंट नीचे आ रहा है, इसमें रिएक्टेंट नीचे आ रहा है, रिएक्टेंट केवल इसमें ऊपर आ रहा है। तो ऑप्शन लगा दो कौन सा, 4 वाला। दिमाग ही नहीं लगाना आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता चलना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बात कर रहा है। दूसरा भूल जाओ, सब कुछ याद नहीं रखना है, हमें कोई भी चीज याद नहीं रखनी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट log k और 1/t में। ध्यान रहे, कोई बच्चा क्या करेगा, एक गलती कर सकता है, log 10 की बेस के अंदर आंसर निकालने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि साहब इसने बोल रहा है ln k, मतलब log e की बेस के में। बिल्कुल भी दिमाग को अलग गलत डायरेक्शन में भेजना ही नहीं है, हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है उस आधार पे आंसर निकालना है। तो यहां क्या दिया हुआ, ln k दिया हुआ है, मतलब log e की बेस की बात कर रहा है। तो ग्राफ अभी मैंने निकाला था, क्या आया था मेरे पास वैल्यू आई थी, स्लोप इक्वल टू -KEA/R, ये स्लोप आया था। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन कराया था, ये दे दी स्लोप की वैल्यू, ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, आपका काम, मेरा काम नहीं है। मैंने जस्ट क्वेश्चन अभी करवाया था। देखो आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, ये बाद में है, पहले वाला क्वेश्चन और बाद में आया था, मतलब क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो क्या सीखा हमने अब तक, हमने ये सीखा कि एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2, तीसरा क्या पढ़ा हमने कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x+y वाला इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज हमने क्या सीखी कि आरएनएस इक्वेशन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या है इंपॉर्टेंट है, आरएनएस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंस वाला भी निकालना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर। चलें आगे, आपका काम है ना, आप करोगे, मैं नहीं कर रहा। सेम क्वेश्चन करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितनी दी हुई साहब, इतनी दे दी। क्या दे दिया इसने, k की वैल्यू दे दी। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट 0.2 ग्राम, 2 ग्राम से 0.2 ग्राम होने में कितना टाइम उसको लगा। तो चलो लगाते हैं हम टाइम, क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए KT इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लो क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस
a अपॉन a माइनस एक्स। टाइम क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है t इक्वल टू 2.303 कितना दे दिया 4.606 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 लोग 10 की बेस a कितना था 2 था 0 ये कितना है 0.2 कितना करेंगे 10 आ जाएगा 10 आ गया। चले आगे सोल्व करते हैं इसको आगे देखो इधर 2.30 से इसको कैंसिल किया कितना 2 टाइम उधर कितना बच गया 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाऊंगा क्या जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको हमने लिख दिया t इक्वल टू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 लोग 10 की बेस 10। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है साहब इसकी वैल्यू होती है 1। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर 3 को क्या लिख दूं 1000 लिख दूं क्या लिख देता हूं। तो क्या लिखा मैंने t इक्वल टू 1000 बटे 2 कितना आएगा साहब आएगा मेरे पास कितना 500। कहां 500 सेकंड मिल रहा है क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 क्या है बिल्कुल सही आंसर है। कुछ नहीं करना 12 बोल रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो तो उसके आधार पे काम चलेगा। तो उसके अलावा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रहे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना भी नहीं है मैं। तो जब नहीं पढ़ना तो उतने को तो अच्छे से कंप्लीट करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू अ चेंज। तो रिएक्टेंट में क्या चेंज होगा अरे चेंज क्या होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ज्यादा कब बनेगा जब उसके अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मतलब टक्कर ज्यादा होगी तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाएगी बढ़ जाएगी उससे और प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट होता है। सिर्फ दिमाग ही नहीं लगाना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या बोलता है द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इस कितनी दी हुई है साहब 100 सेकंड दी हुई है। द रेट कांस्टेंट तो हमें क्या करना है फाइंड करना है रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। रेट कांस्टेंट अगर फाइंड करना है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकंड द रेट कांस्टेंट निकालना है। अब ये भी मैं निकालू क्या ये भी मैं निकाल नहीं सकता यार क्योंकि कितने ही क्वेश्चन कर लिए हैं ना ऐसे थोड़ी काम चलता है। निकाल लो आप उसमें क्या है ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर मैं निकाल देता हूँ क्या कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है हमें क्या निकालना तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या कहेंगे x अपॉन टी x कितनी है साहब उसने बोला कितना 0.02 बोल दिया कितना बोला साहब उसने टाइम कितना दिया 100 दे दिया साहब। चलो करते हैं सोल्व इसको क्या लिख दूंगा 0.02 अपॉन 10 की पावर 2 ऊपर जाते क्या जाएगा माइनस में तो कितना आएगा 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इसको क्या लिख दूंगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मिल रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मिल गया आंसर नंबर 2। छोटे से क्वेश्चन तो मैं नहीं करने का दिक्कत नहीं है ना। मैंने बार बार आपको चिल्ला के बोल रहा हूं कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा पढ़ना उसको बार बार है हमें। चलते हैं क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है जेड क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने बताया था जेड क्या रिप्रेजेंट करता है क्या करता है उसका एटॉमिक नंबर। चलो देखें क्या है द फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन ये मतलब ये तो नहीं दिखा था साहब। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी बिल्कुल साहब ये किसको दिखाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी सॉरी मैं उस टाइम गलत बोल दिया एटॉमिक नंबर को नहीं बताया किसको बताएगा ये यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है बिल्कुल करेक्ट है ये भी रॉन्ग है ये भी क्या है आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है यही हमने पढ़ा है और डिटेल से जब कोलिजन थ्योरी पढ़ाया था तब बताया था मैंने अच्छे से फॉर्मूला भी बताया था 2 फॉर्मूले मैंने वहां लिखवाए थे बताए थे आपको। चले क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k the time t required for the completion 99% of the reaction is given by time कितना लगेगा कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जिसकी रेट कांस्टेंट अगर के वैल्यू दी हुई है k उसको 99% पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला लिखो kt इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस एक्स। टाइम पूछ रहा है 2.303 लिख दो यहां पे अपॉन लिख दो k लोग लिख दो 10 की बेस यहां लिख दो कितना 100 लिख दो 100% कितना 99 100 में से 99 गया तो कितना बच गया
1%, मतलब क्या लिखा मैंने यहाँ पे 100 माइनस 99, एक, तो कितना हो गया t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 की बेस, कितना बच गया नीचे, यहां लिख दिया मैंने 10 की पावर 2, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया अपने पास, log इंटू एक्स की पावर n, तो आगे 2 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 10 की बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है साहब, 1 होती है, तो देखो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो t इक्वल टू 4.606 डिवाइड बाई के, मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना, बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लो, मोलिकुलरिटी पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ना, अपने कुछ नहीं पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखो वापस वही आ गया क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 2NH3 द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कुछ नहीं करना, क्या करना है इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दो, कैसे करेंगे साहब, हमें करना है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस के dN2 बाई dt इक्वल टू माइनस के 1/3 dH2 बाई dt और 1/2 dNH3 बाई dt। अब देख लो क्या, कौन सी चीज किसके बराबर कर रखी है, कौन सी चीज किसके बराबर कर रखी है, देखो वहां लिखा हुआ है 1/3 dH2 बाई dt, 1/d या 3 इंटू dH बाई, मतलब पहला ऑप्शन तो काट दो, आएगा ही नहीं, माइनस के 1/3 dH2 अपॉन dt लिखा हुआ है, माइनस के 1/2 dNH3 बाई dt, माइनस नहीं है प्लस आएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी उड़ा दो, ऑप्शन नंबर 2 उड़ा देंगे तो कौन सा बचा, आगे चलते हैं। तीसरा माइनस dH2 अपॉन dt, यहां 3 कौन लिखेगा, 3 लिखा हुआ ही नहीं, तो ऊपर ये 3 भी उड़ा दो। चलें 4 पे चलते हैं, 4 क्या बोल रहा है, माइनस के dN2 बाई dt, बिल्कुल मिलेगा साहब, इधर 1/2 dNH3 बाई dt बिल्कुल साहब मिलेगा, बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करके रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल कर देना है, जो बराबर आता है उसको बराबर लिख के हमारा आंसर हमें मिल जाता है, तो मिल गया हमें आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है साहब, k इक्वल टू 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, मतलब कितना हो रहा है, पहले A दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम, A माइनस एक्स कितना दिया हुआ है साहब, 10 ग्राम दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम टेकन, तो क्या लिखोगे, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 की बेस 40 अपॉन 10। चलते हैं सोल्व करते हैं, t इक्वल टू 2.303, के कितना दिया हुआ है साहब, 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 log 10 की बेस, 0 से 0 उठा दिया, कितना हो गया, log 10 की बेस 4, log 10 की बेस 4 की वैल्यू कितनी होती है साहब, 0.6। वैसे नहीं लिखना चाहो तो इसे अलग से तोड़ के लिख दो, बात एक ही है। तो हमें क्या कर दिया, फिर हमने लिख दिया डायरेक्ट वैल्यू, ये उड़ा दो, 2.303 से उड़ा दो, 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, तो क्या आ गया, t इक्वल टू 10 की पावर प्लस के 3 इंटू 0.6020 के आसपास, तो 10 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, 1000 लिख दूंगा, इंटू 0.6020, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर, 602 पॉइंट, तो मतलब 602 आंसर आ रहा है, 602 सेकंड, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना, सब काम किसका है, कैलकुलेशन का काम है, आपका कोई काम है ही नहीं, आप क्या करोगे, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको बस कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, उस फॉर्मूले पे कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जोड़ बाकी गुणा आपको आने चाहिए, मतलब सब्सट्रैक्शन और मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड आपको अच्छे से आने चाहिए, और कुछ नहीं आना। जब आपको सब कुछ आ जाएगा तो आप आराम से कर लोगे, इसको कर लोगे तो हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो 4 से 8 नंबर आपके यहाँ क्या है, इजीली मिल जाएंगे, इजीली के साथ इजीली मिल जाएंगे। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फॉर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है साहब, कितनी, 0, कितनी दी एक्टिवेशन एनर्जी साहब, इसने दी 0, एंड द रेट कांस्टेंट एट कितना दिया, 200 केल्विन, कितने दिए, 200 केल्विन ताप पर, मतलब 200 केल्विन या 200 केल्विन टेम्परेचर पर के की वैल्यू कितनी दी इसने, 1.6 इंटू 10 की पावर 6
S-1 सेकंड इनवर्स द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन पर कितने दी इसने, हमें काउंट करना है, निकालना है, हमें क्या करना है, हमें निकालना। तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, दो डिफरेंट टेम्परेचर हो तो फॉर्मूला क्या होता है, log 10 की बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या लिखा था, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2, ये हमने पढ़ लिया था। ये ग्राफ होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान रहे यहां पे कोई चीज मैं बताऊंगा ना, यहां ध्यान क्या रखें, अगर मान लो इसमें इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या बोल रहा है, ये अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ही क्या हो गई, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो क्या है, log 10 की बेस K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या कर दी मैंने, पूरी वैल्यू जीरो कर दी। तो इसको क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, log 10 की बेस K2 अपॉन K1 बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो इसको। तो अलग अलग इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कैसे, आगे अगली पेज अगली स्लाइड पे चलता हूं। देखो क्या लिखूंगा इसको मैं, log 10 की बेस K2 माइनस के log 10 की बेस K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीरो। इसको क्या कर दूं, तो ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा, log 10 की बेस K2 इक्वल टू log 10 की बेस K1। अगर log से log कैंसिल करता हूं तो क्या बच गया मेरे पास, K2 इक्वल टू K1, मतलब जो K1 की वैल्यू थी वही कैसी आएगी, वैल्यू K2 की वैल्यू आएगी। तो चलें देखें, K1 की वैल्यू क्या थी साहब, इसकी थी वैल्यू 1. इसमें आगे लिखता हूं ना, K1 की वैल्यू क्या थी साहब, 1.6 इंटू 10 की पावर 6 थी, यही थी। तो K2 की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि K1 भी किसके इक्वल है, K2 की इक्वल है। तो K2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर 6। देखो कॉन्सेप्चुअल क्या है क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपको ये जीरो दे दिया, अगर आपको ये करना आएगा तो आप आराम से आंसर निकाल लोगे, अगर नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ये फिनिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन की जो मैंने लिस्ट ली थी 20 क्वेश्चन की, वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो आराम से हम क्या करेंगे, नीट के पेपर में जीत जाएंगे हम। और जब हम जीत जाएंगे तो सिलेक्शन अपना हो जाएगा तो हमारा गोल ही अचीव हो जाएगा। आपके साथ हम भी ग्रो करेंगे और सब ग्रो करते चलेंगे। आप भी स्टेबल, हम भी स्टेबल, इसलिए पढ़ते रहें, हम पढ़ाते रहेंगे। जितना आपको कोई डाउट होता है टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे से सॉल्यूशन करना है। विद इन मतलब जितना जल्दी हो सके मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप अपने बस उसमें क्या करो, मेहनत के ट्रैक पर चलते रहो, सफलता आपको जल्दी ही मिलने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो किसकी रहेगी, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री क्लास रहेगी। ठीक है, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।